राजधानी दिल्ली में धमाका, गूंजा पूरा शहर। किसने रचा ये खेल, कहां है इसकी जड़? स्लीपर सेल्स का जाल बिछा, चुपके से फैलाया जहर। हर दुश्मन की होगी पहचान, अब नहीं चलेगा डर। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। 10 नवंबर 2025 की शाम देश की राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है, लाल किला के ठीक सामने ट्रैफिक लाइट पर। उस बम ब्लास्ट के बाद करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। यह बम ब्लास्ट अपने आप में कई गंभीर सवाल छोड़कर चला जाता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बम ब्लास्ट का कनेक्शन अब उत्तर प्रदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लालबाग में डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर छापा पड़ता है। वहां पर एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंचती है। डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर भी छापा पड़ता है। वहां पर भी एटीएस और कश्मीर पुलिस पहुंचती है। 3 घंटे तक तलाशी चलती है। कई अहम सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस पूरी कहानी के पीछे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर किस तरह से आतंकी नेटवर्क काम कर रहा है। सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आखिर किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में ये आतंकवादी कामयाब हो गए। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या कहीं इससे बड़ी कोई घटना घटने वाली थी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम पहुंच गए हैं पूर्व डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस एकेडी द्विवेदी साहब के। राजधानी दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होता है और एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है। शुरुआती जांच में लगता है कि शायद ये अचानक से ब्लास्ट हो गया हो, आतंकवादी किसी और चीज़ों के फिराक में थे। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस ब्लास्ट को लेकर के किस तरह की घटना हो सकती है, किस तरह की योजना हो सकती है? देखिए, सोमवार 10 नवंबर को शाम को दिल्ली में जो लाल किले के पास ये दुखद घटना हुई है, उसके लगभग हफ्ते 10 दिन पहले भारत में गुजरात एटीएस ने हैदराबाद से, सहारनपुर से और कई जगहों से कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जैश-ए मोहम्मद के पक्ष में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे। श्रीनगर पुलिस ने इस बात पर छानबीन किया कि वो पोस्टर किसने लगाया और क्यों लगाया। उस छानबीन में श्रीनगर पुलिस को यह स्पष्ट हुआ कि जिन बच्चों ने लगाए, तो सीसीटीवी में उनके पहचान देख करके उन बच्चों को पकड़ लिया जिन्होंने पोस्टर चिपकाए थे, और उन बच्चों से पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि शोपियां जिले के किसी मस्जिद के मौलवी जिसका नाम इरफान है, वो इरफान ने उन लोगों को के माध्यम से जैसे मोहम्मद के माफिक उनके फेवर में पर्चे शहर में श्रीनगर में चिपकवाए थे। पुलिस इस प्रकार से इरफान तक पहुंच गई। इरफान से पूछताछ करने पर यह मालूम हो गया श्रीनगर पुलिस को कि डॉक्टर आदिल जो अनंतनाग जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पढ़ाते थे, डॉक्टरी पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाते थे, उन डॉक्टर आदिल को इरफान ने जैश-ए मोहम्मद संगठन से जोड़ दिया है। अब डॉक्टर आदिल के बारे में जब और पूछताछ हुई कि वो हैं कहाँ, श्रीनगर पुलिस अनंतनाग मेडिकल कॉलेज से पता की, तो वहाँ मालूम हुआ कि कई साल पहले वहाँ से वो निकल गए हैं और आजकल सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में वो वहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं। इस प्रकार से छानबीन करते हुए श्रीनगर की पुलिस उत्तर प्रदेश की एटीएस, उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क की। श्रीनगर पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस मिल करके काम करते हुए सहारनपुर के जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, वहाँ से डॉक्टर आदिल को पकड़ ली। डॉक्टर आदिल से पूछताछ में कई चीज़ें स्पष्ट हुई। डॉक्टर आदिल के फ़ोन से तमाम लोगों से बातचीत होती थी। किनसे बातचीत होती थी, क्यों बातचीत होती थी, इस सब के बारे में पुलिस को जानकारी हुई। इस प्रकार से ये श्रीनगर की पुलिस और उत्तर प्रदेश की एटीएस फरीदाबाद पहुंच गई। और फरीदाबाद में जो अल फतह मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, उसके डॉक्टर मुजम्मिल को और डॉक्टर उमर के बारे में जानकारी हुई। तो उमर को तो नहीं, लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ ली पुलिस ने। मुजम्मिल को पकड़ी जो अल फलाह मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है,
तो मुजम्मिल जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी जो है किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? डॉक्टर शाहीन के नाम, जो लखनऊ की रहने वाली है। उसके नाम की गाड़ी डॉक्टर मुजम्मिल चला रहे थे। उस गाड़ी में वेपन रखा हुआ था, वो पुलिस को बरामद हो गई। इस प्रकार से पुलिस को जानकारी डॉक्टर शाहीन की हुई। शाहीन के बारे में और छानबीन हुई तो पता चला उसका भाई, छोटा भाई, सगा छोटा भाई परवेज भी डॉक्टर है। वो यहाँ लखनऊ के जो इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पर पढ़ा रहा था। और जब उसके बारे में छानबीन हुई, शाहीन भी गिरफ्तार हो गई। तो परवेज जो ईमेल से यहाँ से इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे करके फरार हो गया। अब परवेज भी गिरफ्तार हो गया है। तो ये छानबीन से कई चीज़ें निकल करके आई। इसी बीच में पुलिस को वहाँ डॉक्टर मुजम्मिल के माध्यम से फरीदाबाद के पास से लगभग 30 कुंतल अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हो गया। वाकी टाकी मिली, कुछ वेपन मिले, कारतूस मिले। इस प्रकार से ये घटना का अनावरण तो हुआ। उसी दिन शाम को ब्लास्ट भी हो जाता है। जब इतना पकड़ धकड़ हो गई तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा। इसके उमर के, डॉक्टर उमर के मन में कोई संदेह नहीं था कि उमर के बारे में भी पुलिस को जानकारी हो गई है। और दरअसल पुलिस उमर को तलाश भी रही थी। उमर के मन में कोई संदेह नहीं था। ये लगभग विश्वास था कि हम 2-3 घंटे में पकड़ लिए जाएंगे। तो जब ये विश्वास हो गया कि हम अब बहुत दूर नहीं हैं पुलिस की पकड़ से, तो उमर गाड़ी में अपने कुछ विस्फोटक पदार्थ वगैरह लेकर के वहाँ से फरीदाबाद से सुबह ही वहाँ से फरार हो गया सोमवार को। और दिल्ली की तरफ आया और घूमते, दिल्ली शहर में घूमते हुए कहीं पेट्रोल पंप पर भी कुछ पेट्रोल वगैरह लिया। वहाँ जा कर के पार्किंग में जो है 3-4 घंटे करीब गाड़ी में ही बैठा रहा। अब बैठा रहा, यहाँ प्रश्न उठता क्यों 3 घंटे गाड़ी में ही बैठा रहा? मैं जो समझ पा रहा हूँ 2 कारण से बैठा रहा। पार्किंग में गाड़ी से बैठा रहा, गाड़ी में बैठा रहा इसलिए कि पुलिस उसको पकड़ न पाए। कोई आदमी अगर पार्किंग में, दिल्ली जैसे शहर में पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठा है तो पुलिस के लिए खोज पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक तो अपनी सुरक्षा कुछ समय के लिए, दूसरा उसको एहसास हो गया कि हम चारों तरफ से अब लगभग घिर ही गए हैं, आज नहीं तो कल पकड़ में ही आ जाएंगे, सारा भंडाफोड़ हो जाएगा। तो ऐसे में उन्होंने प्लान किया कि अब मरना ही है तो शहीद हो जाए, कहने के लिए मतलब विस्फोटक पदार्थ लेकर के वो गाड़ी शाम को, जब शहर में बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, सभी शहरों में होता है शाम के समय, वो समय लाल किला के पास वहाँ जाकर के विस्फोट करा दिया और जो दुखद घटना हो गई। इसमें कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह से ये नेटवर्क इनका था, ये यहाँ पे एक्टिव थे लगातार, जाहिर सी बात है कोई ना कोई योजना बना रहे होंगे ये। तो इन लोगों का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये लोग कहीं ना कहीं शिक्षित लोग नजर आते हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई प्रवक्ता है कहीं का, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है। देखिए, एक बात स्पष्ट हो गई, जो पिछले कई वर्षों में कई घटनाएं हुई हैं, उनको देखने, समझने, अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट हो गई है कि पहले कुछ समय लोग सोचते थे कि उस धर्म के गरीब परिवार के बच्चों को पकड़ करके उनको प्रेरित करके धर्म के प्रति ज़्यादा ही, दूसरे धर्म के प्रति ज़्यादा ही उनके मन में विद्वेष भर करके उनको इस्तेमाल करते थे आतंकवादी घटनाओं में। शुरू में ऐसा लगा, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई देश में, भारत में, जिसमें पढ़े लिखे लोग जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लाखों रुपए महीने उनको मिल रहे, तनख्वाह मिल रहे, बावजूद इसके वो आतंकवादी घटनाओं में स्वेच्छा से, खुशी से, बिना किसी दूसरे के दबाव के खुद सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अब ये बात बड़ी महत्व की नहीं रह गई कि केवल गरीब तबके के लोग ही इस आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। ये किस तरह से उनको ट्रेनिंग देते हैं या किस तरह से उनको बरगलाते हैं इस चीज़ों के लिए? देखिए, ट्रेनिंग इनको पहले तो शुरू में इनको मानसिक तौर पर तैयार करते हैं, धर्म की जो खास बातें हैं वो बताते हैं कि भाई आपके धर्म में ये खास बात है, आप दुनिया में अन्य लोगों से सर्वश्रेष्ठ हो,
धर्म की आपको जय जयकार करनी, इस तरीके की बातें। लेकिन ऐसे भी झूठी कहानियाँ, झूठी वीडियो जो खास तौर से बनाए जाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए इस धर्म के इन लोगों के खिलाफ इस जगह पर, इस देश में यहाँ पर ज्यादती हो रही है, पक्षपात हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इस तरीके की बातें एक दिन में नहीं, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल और समय भी लग सकता है। ऐसा कर करके उनको, उनके अंदर की भावना को जागृत करते हैं कि आपके धर्म के साथ ज्यादती हो रही है, भेदभाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर बनकर करें, चाहे मदरसे में जाकर करें। लेकिन एक बात है, ये बड़ा सावधानी से ये छांटते हैं कि किस व्यक्ति को उनको इन बातों से प्रेरित करना है। तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, उसने एक बार फिर से कई सवाल तो खड़े कर दिए हैं कि आतंकवादी संगठन आज भी उनका नेटवर्क मजबूत है, और हमारे बीच में आकर, हमारे कॉलेजों के प्रोफेसर बनकर, हमारे मदरसों में जाकर, तमाम जगह जाकर ये ऐसे ऐसे बच्चों को, ऐसे ऐसे छात्रों को चुनते हैं और चुनकर उन्हें ट्रेंड करते हैं कि वो ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। मोटा मोटा ये देखा गया है कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं, वो बहुत शिक्षित होते हैं और वो अपने शिक्षा का दुरुपयोग अपने ही देश के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते हैं। सबसे बड़ा सवाल सर इसमें एक निकल कर ये आ रहा है कि स्लीपर सेल्स, क्या ये लोग स्लीपर सेल्स हैं जो हमारे ही बीच में रह रहे हैं और हमारे ही बीच में रहकर हमको ही गुमराह कर रहे हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, और यही लोग अचानक से निकलते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे बीच में ही रहते हैं, हम उनको पहचान भी सामान्य तौर पर नहीं पाते हैं। अभी जो घटना दिल्ली में हुई है और जिसमें ये डॉक्टर शाहीन या परवेज या और लोग पकड़े गए हैं, तो स्वाभाविक है पुलिस के लोग या मीडिया के लोग ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों से भी मिलकर बात करते हैं, पूछते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो मेरी समझ भी है, कि जो लोग इस रास्ते पर चल पड़ते हैं, जैसे शाहीन है या परवेज है या आदिल हैं, ये अपने परिवार के लोगों को, अपनी माता पिता, भाई या अपनी पत्नी या बच्चों को ये नहीं बताते कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। ये मैं अपनी समझ के हिसाब से कहूँ, अगर ये बात अपने माता पिता को बताएं, बच्चों को बताएं, पत्नी या भाई को बताएं, तो ये लोग इनको रोकेंगे। आम आदमी किसी भी जात धर्म का हो, वो सामान्य तौर पर खुराफात में नहीं सम्मिलित होना चाहता, वो अमन के रास्ते पर चलना चाहता, अपनी जो दिनचर्या है साधारण वही जीवन यापन करना चाहता है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और उसके पहले जिस तरह से फरीदाबाद में करीब 29 क्विंटल, जी हाँ 29 क्विंटल ऐसा पदार्थ बरामद होता है जिससे बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता था, देश के कई शहरों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता था, तो ये अपने आप में एक उपलब्धि भी है, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है कि हमारे देश के अंदर इस तरह के इंतजामात पहले से किए जा रहे हैं हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। बात सही कह रहे हैं आप। फरीदाबाद के पास गांव से 2 जगहों पर से करीब 29 कुंतल अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। तो ये छुपा करके रखे थे। अमोनियम नाइट्रेट सामान्य तौर पर मैं कहूँ मुझे या आपको या किसी भी नागरिक को आसानी से नहीं मिल पाता है। ये एक तरीके का विस्फोटक पदार्थ है, लो ग्रेड का है, लेकिन लो ग्रेड के भी विस्फोटक पदार्थ या हाई ग्रेड का विस्फोटक पदार्थ के लिए लाइसेंस लेना जरूरी पड़ता। लाइसेंस लेंगे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तब हम उससे संबंधित उसको कुछ मात्रा से स्टोर कर सकते हैं। वो उद्देश्य होता, तमाम शर्तें लगाती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है। जैसे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों समेत राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हो चुके हैं और भी सिलसिलेवार तरीके से ब्लास्ट हुए हैं, तो कुछ क्या लगता है कुछ इसी तरह का इनकी योजना रही होगी? देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर जो सोच के आगे की सोच के मैं कह पा रहा हूँ वो ये है कि संभवतः है, क्योंकि इतने क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं इस घटना में, तो इनका, मैं अनुमान से कह रहा हूँ, इनका योजना रही होगी एक साथ भारत के 3, 4 या 5 बड़े शहरों, जैसे दिल्ली है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर है, लखनऊ है, ऐसे 4-5 बड़े शहरों में एक साथ एक ही दिन लगभग एक ही समय विस्फोट कराने का योजना हो सकती है। लेकिन वो बड़ी योजना ये प्लान करके आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, मैच्योर नहीं हो पाई थी, लेकिन इसी बीच में ये
पकड़ लिए गए। और जब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे आ गए। हाँ, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गए, पकड़ लिए गए। कुछ दिन पहले अभी तालिबान के संसद के जो सदस्य हैं वो तमाम लोग भारत के अंदर आते हैं, यहाँ मीटिंग्स होती हैं, फिर ये पाकिस्तान के साथ जो घटनाएं घटती हैं, ये मतलब सारी घटनाएं एक साथ घटी, उसके बाद ये घटना घट ली। तो क्या ये सबको जोड़ के देखा जा सकता है? जैसे आपने बलूचिस्तान का नाम लिया, तो इन सभी घटनाओं को जोड़ के देखा जा सकता है जो अभी घटना घटी है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जो डूरन लाइन है उसको लेकर के विवाद है जो है, तो अफगानिस्तान उसको नहीं मानता। ये उनका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, उससे भारत से कोई लेना देना नहीं। भारत का इतना जरूर है, भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की, उनके सॉवरेनिटी की मान्यता देता है और उनके नागरिकों के प्रति मानवीय सहायता देता है। तो भारत तो न केवल अफगानिस्तान, अभी कुछ समय पहले मेरे ख्याल से 1.5 साल हुआ तुर्की में भूकंप आया, वहाँ पर मानवीय सहायता भेजा, जो अपनी लोगों को भेजा इलाज के लिए। तो भारत की तो ये नीति रही है। लेकिन ये बलूचिस्तान वगैरह निश्चित रूप से आगे चल कर को कुछ समय में अलग हो जाएंगे जो है, तब इस समस्या से भारत को थोड़ी राहत मिलेगी, ये मेरा सोचना है। ये जो अंसार गज़वात उल हिंद, जो ये एक आतंकवादी संगठन है, ये अंसार गज़वात उल हिंद, ठीक है, तो अभी इसकी चर्चा हो रही है जैश ए मोहम्मद के साथ। जो अभी घटना घटी है, जांच में ये नाम भी सामने आ रहा है कि इस आतंकवादी संगठन का भी इसमें कुछ रोल है। देखिए, ये बात तो सही है कि अंसार गज़वातुल हिंद यह एक संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और जो बना ही था जुलाई 2017 में। इसको जाकिर मूसा नामक व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन जाकिर मूसा जो है मई 2019 में ये मुठभेड़ में मार दिया गया। इसके बाद हमीद ललहारी जो है वो इस संगठन को लीड किया। इसके कुछ आतंकवादी भी रहे जो समय समय पर मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन ये ललहारी भी 22 अक्टूबर 2019 को पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। उसके बाद इसका नेतृत्व किया अब्दुल्ला अब्बास ने, जो 2022 में मार दिया गया है। तो ये माना गया कि इसके ये संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया है और लगभग मृत प्राय हो गया है। लेकिन मृत प्राय का मतलब ये नहीं कि अगर 100 सदस्य हैं तो सभी 100 सदस्यों को मार के ख़त्म कर दिया गया, अब नया कोई भर्ती नहीं होगा। बीच बीच में कुछ 1-2 इनके उभर सदस्य भी, और यहाँ पुलिस उत्तर प्रदेश ATS ने भी पकड़े हैं, बात तो है। लेकिन जब से ये गलवान की घटना हुई और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद काफ़ी कमज़ोर हो गया है, और काफ़ी कमज़ोर होने के बाद वहाँ की ISI ने, पाकिस्तान की ISI ने जैश ए मोहम्मद और कई और ऐसे छोटे छोटे संगठन जो कमज़ोर हो गए हैं, उनको मिला करके आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रभावित किया है। ये बात तो सही है। क्या लगता है कि जो इस तरह के संगठन हैं, और जैश ए मोहम्मद हुआ या चाहे अंसार हुआ, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर स्लीपर सेल्स की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तो स्लीपर सेल काफ़ी हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के कई राज्यों में ऐसे हैं, भारत के कई राज्यों में। लेकिन स्लीपर सेल वहीं पर रहते हैं, वहीं पर पनपते हैं जहाँ पर इनको प्रश्रय मिलता है, जहाँ पर ये सुरक्षित रह सकते हैं। तो जाहिर बात है, जिन शहरों में, जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन्हीं के बीच में किराए पर मकान लेकर के या जैसे भी हो मस्जिदों में रह करके ये रहते हैं, और दिनचर्या इनकी सामान्य होती है। आम लोगों को ये सामान्य दिखेंगे, लेकिन उसी सामान्य के बीच में ही ये चुपचाप अपनी गतिविधियों में, अवांछनीय गतिविधियों में धीरे धीरे लिप्त हो जाते हैं, नए लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो भारत विरोधी कार्यों में ISI 365 दिन, मैं फिर से कह रहा हूँ, 365 दिन लगी रहती है। 4-6 या 10 ऐसे लोगों को अगर पुलिस पकड़ती है, 2-4 नए पैदा हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही सिलसिला इनका चलता ही रहता है। ये कभी कोई स्थिति ऐसी नहीं आएगी कि एकदम बिल्कुल शून्य हो जाएगी। हाँ, काफ़ी कम होने की संभावना मैंने बताया, वो जब पाकिस्तान खुद के कारनामों से 2-3 हिस्सों में टूट जाएगा, तभी शायद वो स्थिति आ पाएगी। तो दिल्ली के अंदर एक बार फिर बम ब्लास्ट होता है, और बम ब्लास्ट में जो है करीब 10 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं, और इस की जिम्मेदारी जो है
कुछ आतंकवादी संगठनों पर जाती है, जैसे जैश ए मोहम्मद है और अंसार करके ये एक नए संगठन का नाम जो सामने आया है, जो बताया जा रहा है 2017 में ये संगठन एक्टिव हुआ था। काफ़ी छोटा संगठन है और ये भी जानकारी जो आ रही है कि इन सभी छोटे छोटे संगठनों को, जो आतंकवादी संगठन है, इन सबों को जोड़कर इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाई गई होगी। उत्तर प्रदेश समेत भारत के तमाम राज्यों में ऐसी संभावना है कि और भी स्लीपर सेल्स हो सकते हैं और इनका काम ही होता है कि मुस्लिम आबादी के बीच में जाकर रहते हैं, उन्हीं की आबादी के बीच में जाकर किराए पे कमरा लेते हैं, उन्हीं मस्जिदों में, उन्हीं मदरसों में जाकर वो रहते हैं और मुस्लिम आबादी के बीच में रहने से उन्हें कई सारे फायदे मिलते हैं क्योंकि वो उनके कल्चर में ढल जाते हैं और इसका सीधा नुकसान भारत के मुसलमानों को होता है। मैं हूं अभिनेंद्र और कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी सऊद अंसारी।